ओके, परफेक्ट बोल रहे हैं कुछ बच्चे। किसी की प्रॉब्लम हो तो बता देना, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। इजी चैप्टर है एटम, इसमें फर्स्ट हेडिंग है एटम्स। ओके गाइस, स्टार्ट कर सकते हैं। बताते जाएं, कुछ स्टार्टिंग में आपकी आवाज़ आती जाए, मैं श्योर हो जाऊं कि यस ठीक है आपके उधर। स्टार्ट कर सकते हैं। भाई बाकी लोग जो नहीं बोलते हैं वो बोल दें, हो सकता है जो बोलते हैं उनके वहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है। यस सर। और कोई? देखो इनकी आवाज़ से आपको पता लग गया होगा कि हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है नेटवर्क की। क्या किया जाएगा इस? सर स्टार्ट कीजिए। यस स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे तो ठीक है बोल रहे हैं, बाकी लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब हो सकता है वो वहाँ बोल रहे हो हम तक नहीं पहुँच रही है नेटवर्क। परफेक्ट है सर, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं परफेक्ट है। ओके गाइस, तो लिखिए फिर, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग यूज लेंगे हम। स्टार्ट करते हैं, लिखिए। ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, all elements consist of very small, all elements consist of very small invisible particles, very small invisible particles, very small invisible particles which cannot be divided further, which cannot be divided further, which cannot be divided further, are called क्या लिखोगे आगे? are called एटम्स। atoms, are called atoms। तो ये आपकी बचपन की बात, 9th 10th में, 9th क्लास में आई थिंक आप पढ़ लेते होंगे। तो बिकॉज चैप्टर एटम है तो यहाँ से तो स्टार्ट करना ही था, है ना। एटम्स होते क्या हैं, तो हमें चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ जो भी कुछ दिखाई देता है, जितने भी एलिमेंट्स, बॉडीज, पार्टिकल्स, नॉन लिविंग, लिविंग, जो भी दिखाई देता है वो सब कुछ जो एलिमेंट्स है, बॉडीज है, उनके अंदर, है ना, एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं। और एटम्स इतने माइन्यूट होते हैं, इतनी उसकी स्मॉल साइज होती है, ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का, जो हम हमारी आई से देख भी नहीं पाते हैं। एटम्स क्या, एटम्स से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं हम वो भी नहीं देख पाते, गैस के मॉलिक्यूल्स भी हमको नहीं दिखाई देते। एटम्स तो और भी, है ना, स्मॉल साइज के होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते। और नॉर्मली या यूजुअली एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक स्पेशल केस होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें कोई हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, बट वो बहुत स्पेशल केस है न्यूक्लियर रिएक्शन। नॉर्मली एटम्स डिवाइड नहीं होते, तो हमने ये लिखा दिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। जे थॉमसन। हाँ भाई, जो नहीं बोल रहे थे वो बता दें, ठीक है। वीडियो, ऑडियो, वीडियो दोनों। यस सर। फटाफट बोल दें। यस सर। बाकी लोग की गड़बड़ तो है इसका मतलब। चलिए, तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसमें थोड़ा सा लिख लें। तो जे थॉमसन ने कब क्या कहा था, तो 1898 लिखिए। इन 1898 जे थॉमसन, फटाफट लिख सकते हैं। इन 1898 जे थॉमसन
proposed his atomic model, proposed or suggested, proposed his atomic model according to Thomson. According to Thomson, every atom, according to Thomson, every atom is a solid sphere. Every atom is a solid sphere in which positive charge uniformly distributed, in which positive charge uniformly distributed in its whole volume. In its whole volume. And वो जो वर्ड है ना यूनिफॉर्मली वर्ड को अंडरलाइन कर देना। थॉमसन ने यहाँ पर गड़बड़ की थी। ओके, अंडरलाइन हो गया होगा। आगे, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, and negatively charged particles electrons are present in the atom, as ओके, क्या लिखा है गाइस? एज seeds present in watermelon. ठीक है, तो ये आपने यस लिख ले इसको, ये आपने जरूर ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा। एज सीड्स प्रेजेंट इन वाटरमेलन, एज सीड्स प्रेजेंट इन वाटरमेलन। ओके, फुल स्टॉप। देखो, एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सब मानते थे। जे थॉमसन भी मानता था, रदरफोर्ड भी मानता था, बोर भी मानता था। इन सब ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल दिए थे। सबसे पहले जे थॉमसन का नंबर आता है। इसने एक बात सही बताई थी, वो क्या कि एटम जो है वो स्फीयरिकल होते हैं, सॉलिड स्फीयर माने जाते हैं। इसका साइज भी ऑलमोस्ट इसने सही बताया था, 10⁻⁻10। आगे सब कुछ गलत बताया था। पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रॉन्ग बताया। इलेक्ट्रॉन थॉमसन के अकॉर्डिंग रेस्ट पर होते हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, थॉमसन ने भी कुछ ऐसा ही बताया था। और थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ऑल्सो कॉल्ड Thomson's atomic model, also called plum pudding model. Plum pudding atomic model बोल सकते हैं। plum pudding atomic model। ओके, तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हमने पढ़ ली, क्या था एटम का। ओके, अब जो एक्चुअल में टेक्निकली सही काम किया था, एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ बताया था, वो सबसे पहले काम किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, और हम हेडिंग लिखते हैं, लिखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्टार्ट करेंगे। रदरफोर्ड ने क्या बताया? तो सबसे पहले थॉमसन का नंबर आता है। एटॉमिक मॉडल की बात जब भी करते हैं तो सबसे पहले थॉमसन 1918 है ना, 1898 समथिंग। ओके, रदरफोर्ड ने कुछ बाद में अपने एक्सपेरिमेंट किए। 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए अपने दो हेल्पर से, गाइगर, मार्सडन, उसके दो हेल्पर थे, उनके साथ मिलकर 1911 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंटल का सेटअप हम समझेंगे, उसके क्या ऑब्जर्वेशंस थे वो हम देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल का सेटअप और उसके क्या ऑब्जर्वेशंस थे उस पर आपको फोकस करना होगा। फिर रदरफोर्ड ने भी कुछ तो है ना एरर्स, कुछ गलतियां छोड़ दी थी और उसको करेक्ट किया फिर नील्स बोर ने 1913 में। और लास्ट में आपके इस चैप्टर में आएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। फिर उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, वो मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स ने कुछ उसको एरर को कंप्लीट किया, एरर को न्यूट्रलाइज किया। ओके, तो स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। लिखिए इन 1911 Rutherford made his in 1911 Rutherford made his alpha particle scattering experiment. Made his alpha particle scattering experiment. सर वापस रिपीट करना। स्टार्ट ही किया है जस्ट अभी। इन 1911 Rutherford made his alpha particle scattering experiment. And on the basis of observations of observation from the experiment, ऐसा लिखना। And on the basis of observations from the experiment, he suggested his atomic model. है ना? तो अब कहाँ से रिपीट करना है ये भी एक क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये बताया था एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस हुई थी फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड। ओके, यहाँ तक हो गया था ना। रदरफोर्ड gives his atomic model called Rutherford atomic model. फुल स्टॉप। तो इस पैरा में हम ये बताना चाह रहे हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, काफी बार किए थे 1911 और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मिले। उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को रिलीज किया, उसको
रदरफोर्ड के नेम से अल्फा, रदरफोर्ड के नेम से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। लाइन चेंज करके लिखिए, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट of alpha particle scattering experiment. The experimental arrangement of alpha particle scattering experiment. तो डायग्राम बनाना आप स्टार्ट करें। उस डायग्राम के बाद हम ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करते हुए फिर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक मैं ब्लैक सा डॉट दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये क्या है, BI बिस्मथ, BI बिस्मथ। किसी कोई बताएगा BI का Z कितना होता है? 83 होता है या क्या होता है बिस्मथ का? BI का Z किसी को नहीं पता? हाँ भाई, बिस्मथ नाम पहली बार सुना है? ओके। तो BI क्या है, बिस्मथ क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बिस्मथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसका एक आइसोटॉप होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। हाँ, ये जो आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये है लेड, लेड की एक ब्रिक है जिसके अंदर होलो पोर्शन दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं लेड कैविटी। लेड कैविटी, इसके अंदर एक होलो स्पेस है, उस होलो स्पेस में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस BI को रखा जाता है एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ध्यान दें, 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप सोच नहीं सकते, तो पूरा पढ़ना पड़ता है। BI जिसमें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कहाँ होता है? लेड की ब्रिक के अंदर जो कैविटी है वहां रखा जाता है। यहाँ पर एक होल है जहां से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। उन अल्फा पार्टिकल्स को भाई एक बार बता दें, वीडियो ठीक चल रहा है? इधर से प्रॉब्लम नहीं है, आपके उधर और नेटवर्क कैसा है, आपके वहाँ नेटवर्क कैसा है ये पूछ रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है बट आज क्लियर है सर। आपने तो 2-3 बार बता दिया, बाकी लोगों का गड़बड़ी चल रहा दिखता है। हाँ भाई, कुछ लोग बताएं। क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है। एक दो जनों के तो क्लियर है एटलीस्ट, बाकी लोग सर क्लियर नाम से पूछना पड़ेगा लगता है। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है तो आप जल्दी से बोलते क्यों नहीं? मुझे लग नहीं रहा है क्लियर है। चलिए, हाँ, तो ये जो आपको 2 ब्रिक दिख रही है ऊपर नीचे, एक्चुअल में इसको कॉलीमीटर बोलते हैं। कॉलीमीटर मतलब अल्फा पार्टिकल्स इस होल से निकलते हैं, तो वो है ना एक फाउंटेन की तरह अलग अलग डायरेक्शन में भी जाते हैं। जैसे किसी जेड से है ना वाटर निकलता है तो फाउंटेन शेप में हो जाता है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। कॉलीमेटेड बनाने के लिए मतलब
एक बीम शेप में लाने के लिए इसको हम पहले लिख देते हैं बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो और वो भी कैसी, कॉलिमेटेड। कॉलिमेटेड मतलब कॉलिमेटेड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जिसमें डायरेक्शनल क्वालिटी बहुत अच्छी हो, डायरेक्शनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि इस लाइन को बेस लेकर हम एंगल्स मेजर करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। ये आप जूनियर क्लासेस में बहुत पढ़ते हैं, बट 12th में इसको बहुत माइन्यूटली, बहुत डीपली आप स्टडी करेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो कॉलिमेटेड बीम, ये एक लाइन है, इस लाइन के बेसिस पर हम एंगल्स मेजर करते हैं। कॉलिमेटेड बीम जो है वो हमारे लिए एक बेस है एंगल को मेजर करने के लिए, ये बेस है एंगल को मेजर करने के लिए। कॉलिमेटेड बनाना पड़ता है कैसे, दो होल अगर है तो वो 2 पॉइंट है, हम सब जानते हैं। अगर 2 पॉइंट आपके पास है तो 2 पॉइंट से आप एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इफ यू हैव 2 पॉइंट्स देन वी कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो लेड की जो कैविटी है उसमें होल है, और ये लेड की ही 2 ब्रिक्स होती है, उनमें भी एक होल गैप छोड़ा हुआ है। ये आपको जगह बड़ी दिख रही होगी, बहुत नैरो होल होता है यहाँ पर। उन दोनों होल से पास होने के बाद ये बीम यहाँ पर कैसी हो जाती है, कॉलिमेटेड, एक स्ट्रेट लाइन में, डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं कॉलिमेटर। ये कॉलिमेटर है, ठीक है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मुझे बताइए, आवाज आ रही है सभी को, सब कुछ ठीक चल रहा है? तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? किसी को भी नहीं पता? सर हीलियम एटम की न्यूक्ली। हीलियम एटम होते हैं? सर हीलियम एटम का न्यूक्लियस। यस, हीलियम एटम क्या होता है सबको पता होना चाहिए। उसके एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एस्केप करा दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है। और हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज कितना होगा? +2e। हीलियम के न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वही अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, ठीक है। तो +2e चार्ज होता है हीलियम के न्यूक्लियस पर, और अल्फा पार्टिकल पर भी वही होता है। ओके, अब ये जो कॉलिमेटेड बीम है उसको इंसिडेंट करवाया जाता है किस पर? एक थिन गोल्ड फॉइल पर। तो कुछ लोग गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सुना है क्या नाम, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? यस सर। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो रदरफोर्ड के नाम से हम इसको हेडिंग लिख रहे हैं। ये एक लाइन जो आपको दिख रही है, वर्टिकल लाइन, ये लाइन नहीं है, ये गोल्ड की थिन फॉइल है। गोल्ड फॉइल, इसकी थिकनेस भी बता देता हूँ, 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर थिक। 2.7, 10⁻⁻7 पर गौर फरमाएं, 10⁻⁻7 मीटर, बहुत फाइन, बहुत थिन गोल्ड की ये फॉइल होती है। अब गोल्ड की जो फॉइल है, हम कह रहे हैं शुरू में से ही कि हमें जो भी दिखाई देता है, हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है, उसका बहुत टाइनी, सबसे छोटा पार्टिकल हम क्या कहते हैं? एटम, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम, ठीक है। तो अगर गोल्ड है तो गोल्ड भी मैटर है, गोल्ड में भी उसके एटम्स होंगे, और एटम्स है तो जे थॉमसन ने जो सबसे पहले बताया था, एटम है तो एटम के अंदर पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज होगा, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होते हैं।
तो गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर देना चाहिए, अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस करके आने चाहिए। जिस तरह से किसी रबर की बॉल को आप रिजिड फ्लोर पर छोड़ देते हैं, वो वापस टकरा कर आती है, बाउंस करके आती है, उस तरह से अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से टकरा कर वापस आ जाना चाहिए। हर अल्फा पार्टिकल को वापस आ जाना चाहिए था। अगर जे थॉमसन सही होता तो आ जाना चाहिए था, बट आते नहीं, होता कुछ और ही। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल, ये क्या लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस गोल्ड फॉइल के पीछे एक डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर ZnS, जिंक सल्फाइड कुछ होता है क्या, ZnS, जिंक सल्फाइड, यस, जिंक सल्फाइड ही होता है जी। जिंक सल्फाइड, ZnS। तो ZnS एक मटेरियल है जिस पर, एक ऐसा मैटर है जिस पर 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के अल्फा पार्टिकल, एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल्स में, 5.5 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन जब ZnS स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं, ZnS स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं, तो एक सेंटिलेशन प्रोड्यूस होता है, सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। सेंटिलेशन मींस पॉइंट ऑफ लाइट, अ फ्लैश ऑफ लाइट, जहां पर स्क्रीन के, ZnS स्क्रीन के जिस भी प्लेस पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, वहां एक सेंटिलेशन प्रोड्यूस होता है, फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट होती है। और उस सेंटिलेशन को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप, डिटेक्टर लगाया जाता है। तो ZnS स्क्रीन लास्ट में दिखा देता हूँ मैं। ये जो आपको आर्क दिख रहा है, अब एक्सपेरिमेंट को हम समझना स्टार्ट करते हैं। सेटअप रेडी है, लास्ट पोर्शन होता है ZnS स्क्रीन, ZnS स्क्रीन, ZnS स्क्रीन। यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है, समझ में आ, ये डिटेक्ट करता है किसको, सेंटिलेशंस को, फ्लैश ऑफ लाइट्स को, और ये डिटेक्टर इस ZnS स्क्रीन पर रोटेट कर सकता है ना? ये रोटेटेबल होता है, इसको डिटेक्टर हम कह सकते हैं। आपको ये दिख ही रहा है या नहीं, ये डिटेक्टर तक कुछ दिख रहा है, आई थिंक नहीं। Okay. तो अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ये मैंने 4 स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स दिखाए हैं, 4, एक आपको सामने दिख रहा है, एक कहीं साइड में, एक थोड़ा सा एंगल ज्यादा। एक्चुअल में दीज आर द डायरेक्शंस। हम इन डायरेक्शंस की बात करें, किन किन डायरेक्शन पर कितने अल्फा पार्टिकल मूव करते हैं स्कैट होने के बाद। गाइस बताइए, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट विद नेम हो गया क्या, या कुछ मोमेंट रुकते हैं। यस सर, हो गया।
आई थिंक हो गया। और जिनको टाइम लगता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है जल्दीबाजी में, तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको अभी तो पॉसिबल नहीं है, एक है ना 4-5 लाइन की थ्योरी सेंड करूंगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो आप इस सेटअप के बारे में थोड़ा सा चाहें तो है ना लिख सकते हैं, कुछ हाफ पेज छोड़कर। मैं एक बार बता देता हूँ क्या है सेटअप में। वैसे काफ़ी कुछ तो बता दिया है, वही सब कुछ उस पैराग्राफ में भी मिल जाएगा। तो रदरफोर्ड ने अपने 2 हेल्पर, उसके स्टूडेंट ही थे ऐसा कहते हैं, गाइगर मार्सडन, इनकी हेल्प से ये सारा एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करके हम इसको राइट तक समझते हैं। लेफ्ट में क्या है, लेड की एक ब्रिक है, उसमें कैविटी है, इसको लेड कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है बिस्मुथ एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। वहां से अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है। अब आपसे कहेंगे लेड ही यूज क्यों लेते हैं, तो लेड अल्फा पार्टिकल्स को रेगुलेट करता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो काइनेटिक एनर्जी को कम करता है। जहां पर होल है वहां से हाई एनर्जी के साथ हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल्स की। ओके, ये अल्फा पार्टिकल्स कॉलिमेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, इनको कॉलिमेटेड बीम फॉर्म में बनाने के लिए एक और होल लेते हैं, जिसके चारों तरफ क्या होता है, लेड। ये लेड की ब्रिक्स ही हैं, ये भी लेड ही है। तो दिस इज कॉलीमीटर। कॉलीमीटर क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को बीम फॉर्म में ला देता है। इस अल्फा पार्टिकल की बीम को थिन गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक कराया जाता है। गोल्ड ही क्यों लेते हैं, तो गोल्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इजीली और किसी से रिएक्ट नहीं करता है, पहली बात। इसकी बहुत फाइन, बहुत पतली फॉइल बनाई जा सकती है, पॉसिबल होती है। दूसरी बात, गोल्ड के जो एटम होते हैं उसका एटॉमिक नंबर कंपैरेटिवली हाई होता है, और एटम में होता है पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज आगे जब हम बात करेंगे तो गोल्ड के एटम के पॉजिटिव चार्ज से ही अल्फा पार्टिकल स्कैट होते हैं, रिपेल होते हैं, स्कैटरिंग होता है उनका। तो गोल्ड को इसलिए सेलेक्ट किया। गोल्ड के पीछे, गोल्ड फॉइल के पीछे अल्फा पार्टिकल जो स्कैट होकर जाते हैं, डिफरेंट एंगल पर स्कैट होकर जाते हैं, उस एंगल के या उन एंगल के मेजरमेंट के लिए ZNS स्क्रीन अप्लाई करते हैं। एक सर्कुलर स्क्रीन होती है जिस पर एक डिटेक्टर लगा होता है, माइक्रोस्कोप भी इसको बोल सकते हैं, और ये मूवेबल माइक्रोस्कोप डिटेक्टर होता है, रोटेटेबल डिटेक्टर होता है, और ये डिटेक्टर हमें बताता है कि कितने अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं स्क्रीन पर। तो कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगभग हाफ पेज अगर थ्योरी लिखनी है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आप छोड़ सकते हैं, वो मैं आपकी क्लास के बाद जस्ट सेंड कर दूंगा, है ना। आप लिखिए नेक्स्ट, हाफ पेज छोड़कर इस सेटअप के बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट काम क्या है, ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ऑब्जर्वेशंस। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस ली थी उसकी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, और इसके ही एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि थॉमसन गलत था। देखो कितने टाइम तक थॉमसन सही था, 1898 से जब तक रदरफोर्ड ने कुछ सही नहीं बताया था, काफी सही नहीं बताया था, तब तक थॉमसन को ही सही माना जा रहा है, क्योंकि थॉमसन ने साइज, शेप और चार्ज कुछ बातें सही बताई कि एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव भी होता है, उसमें नेगेटिव भी होता है, स्फेरिकल होते हैं, साइज 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता है, कुछ बातें सही बताई, बट और माइन्यूट गए तो गड़बड़। चलिए ऑब्जर्वेशंस में फर्स्ट लिखी गई, तो कुछ स्पेस छोड़कर आपको कहा था क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशंस, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, Rutherford found that
Rutherford found that most of alpha particles goes straight without any deflection from या without any significant को रहने दो, without any deflection from gold foil, ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, बताइए हो गया फर्स्ट. Rutherford found that most of alpha particle goes straight without any deflection from gold foil. बताएं. Yes, sir. फर्स्ट आपने लिख लिया है, और कोई पीछे रह जाए तो बता देना, और वीडियो तो लगता है सेंड करनी ही पड़ेगी ग्रुप में. हाँ सुनिए, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कैसे मिली? तो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो मोस्ट ऑफ सेंटिलेशंस मींस फ्लैश ऑफ लाइट, मोस्ट ऑफ सेंटिलेशन कहाँ मिले? स्क्रीन के बिल्कुल सामने मिड पॉइंट पर मोस्ट ऑफ सेंटिलेशन यही मिले. इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से आ रहे थे बस वो अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू है और स्क्रीन तक पहुंच गए उसी डायरेक्शन से. तो मोस्ट ऑफ सेंटिलेशन कहाँ मिले? बिल्कुल सेम डायरेक्शन. इससे क्या पता लगा? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सामने पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो स्कैट हो ही नहीं पा रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो ही नहीं पा रहे. मोस्ट ऑफ की बात कहाँ? 100% नहीं. सेकंड पॉइंट लिखिए, अबाउट क्या दिख रहा है? 0.14%. देखिए अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल्स ऐसा करना. अबाउट 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deflect by more than 1 degree angle. Deflect by more than 1 degree angle. फुल स्टॉप. क्या समझे? जो स्कैट हो रहे हैं है ना, 1 डिग्री एंगल से ज्यादा एंगल है ना, मोर देन 1 डिग्री लिखा है ना, मोर देन 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री एंगल से ज्यादा एंगल से जो अल्फा पार्टिकल स्कैट हो रहे हैं वो कम है या ज्यादा है? या तो आवाज नहीं आ रही है या क्वेश्चन अभी आपको है ना कम है, क्वेश्चन बाकी लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. तो सेकंड ऑब्जर्वेशन को पढ़ लें. अबाउट 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 1 डिग्री एंगल. तो ये जो परसेंट है ये बहुत कम है. अगर अल्फा पार्टिकल का 100% है उसमें से ये परसेंट है तो बचा कितना? 99.86%. ये बचा हुआ यही होगा क्या? माइनस सही किया मैंने? हाँ भाई थोड़ी आवाज आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे. इन दोनों का सम 100 ही हो रहा है ना? यस सर. यस सर. बहुत कम अमाउंट है अल्फा पार्टिकल्स का जो ज्यादा एंगल से स्कैट होते हैं. हम सब जानते हैं 1 डिग्री एंगल बहुत स्मॉल एंगल होता है. 1 डिग्री एंगल बहुत स्मॉल एंगल होता है. इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री के अंदर कौन है? 99.886% अल्फा पार्टिकल तो 1 डिग्री के अंदर ही है. और 1 डिग्री के बाहर कौन है?
ओनली फ्यू 0.14। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल पहुंचते हैं या इसके आसपास जो पहुंचते हैं वो होते हैं 99.86%। 1 डिग्री बहुत स्मॉल एंगल होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सामने वाला जो पॉइंट है उसके आसपास ही हो जाते हैं 99.86% अल्फा पार्टिकल। और 1 डिग्री एंगल से ज्यादा एंगल आप देख सकते हैं, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये। इसके लिए भी हम एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे। ये 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल से स्कैट हुआ है, समझ रहे हैं आप? यहाँ से एंगल मेजर किया जाता है, इस एरो को आप मत बनाना। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, और इसके लिए भी रदरफोर्ड ने एक अपना ऑब्जर्वेशन, एक पॉइंट बनाकर बताया था। 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से ऑलमोस्ट अमंग 8000 अल्फा पार्टिकल कोई एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से स्कैट होता है। और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें कहते हैं 20,000 में से कोई एक तो 180 डिग्री पर वापस बाउंस बैक कर जाता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री के अंदर अंदर ही होते हैं, और वो मोस्ट ऑफ कितने 99.86% पार्टिकल्स तो 1 डिग्री के अंदर अंदर ही रहते हैं, बट इसके बाहर होते हैं फ्यू, वेरी फ्यू। चलिए थर्ड नंबर लिखिए, the number of alpha particles, तो टाइम देख लेते हैं। यस, तो ये लास्ट पॉइंट होगा गाइस, है ना? इसमें एक ग्राफ भी है, उसको भी करेंगे। the number of alpha particles, एक मिनट देखिए, the number of scattered alpha particles, the number of scattered alpha particles with the number of scattered alpha particles with and with a scattering angle theta, with a scattering angle theta are inversely proportional to fourth power of sin theta by 2, fourth power of sin theta by 2। तो 9th-10th में जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं, उसमें ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, तो 12th में मिलेगा। तो इसको क्लियर कर ले। लेट n क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल विद अ स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो नंबर स्कैट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/sin थीटा बाय 2 होल पावर 4। तो ये एक और ऑब्जर्वेशन है। तो n क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स विद एन स्कैटरिंग एंगल थीटा, और n में थीटा में ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन है बिटवीन थीटा एंड n, और इस रिलेशन से एक बात पता चल रही है, अगर थीटा की वैल्यू कम करोगे तो n, आप बताओ, बढ़ेगा कम होगा? थीटा की वैल्यू कम होने पर n कम होता है या ज्यादा? इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड ने हमें बताया, बताइए, थीटा की वैल्यू कम होने पर n बढ़ेगा सर, बढ़ेगा और एक्सपोनेंशियली रैपिडली बढ़ेगा। 10 टू द पावर 4 सॉरी साइन की पावर 4 देख रहे हैं। तो थीटा अगर कम होता है तो n की वैल्यू बहुत बढ़ती है। और अभी अभी बताया था इसके ऊपर सेकंड पॉइंट में कि 1 डिग्री के अंदर अंदर ही हो जाते हैं 99.86 अल्फा पार्टिकल, तो इसके बाहर होते हैं 0.14%। तो
इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसका मतलब बहुत बहुत फाइन एक्सपेरिमेंट किए होंगे रदरफोर्ड ने उनके हेल्पर्स के साथ। ओके, इसमें एन और थीटा में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप। इस फॉर्मूले के, इस एक्सप्रेशन के नीचे ये ग्राफ अटैच कर दें। तो यहाँ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे एंगल, स्कैटरिंग एंगल, डेविएशन एंगल भी इसको बोल सकते हैं, और यहाँ लेंगे n, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। n इज द फंक्शन ऑफ थीटा। सही बात है क्या मैथमेटिक्स वालों? n इज द फंक्शन ऑफ थीटा होता है क्या फॉर्मूले से? यस कहाँ सर। से स्टार्ट करते हैं? तो ये एक लाइन बता रही है कि जब थीटा बहुत बहुत कम होता है तो n की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है। बस इसको टच मत करना यहाँ पर एक्सिस पर, क्योंकि कुछ तो स्कैटरिंग होता ही है ना। 100% अल्फा पार्टिकल तो सामने नहीं पहुंचते, इसलिए स्टार्ट में टच मत करना और आगे भी टच मत करना। एक ग्राफ आपके सामने। हाँ भाई, एक 4th पॉइंट लिखने है क्या लास्ट में? रिकॉर्डिंग तो सेंड करनी ही पड़ेगी। टाइम है अभी आपके पास में? और ऑडियो वीडियो यस सर, Perfect है। क्लियर है। परफेक्ट है, क्योंकि मौसम में बड़ी शांति है। बड़ा अच्छा मौसम है। ओके, 4th पॉइंट में हम क्या कहना चाहते हैं? जो रदरफोर्ड ने कहा था अबाउट या अमंग, हम कहें अमंग 1 अल्फा पार्टिकल फ्रॉम 8000 90 डिग्री, ये एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। तो कुछ हम स्टार्ट करते हैं। लिखिए 4th पॉइंट। Rutherford found that 1 alpha particle among 8000. Rutherford found that 1 alpha particle among 8000 alpha particles. 1 alpha particle among 8000 alpha particles scats या deflects, लिखिए deflects by more than 90 degree, deflects by more than 90 degree angle. Full stop. ये गाइस, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है ना, थोड़ा कर्व है, ये ध्यान रखें इसका। सर रिपीट करना। एक बार और सुन लें, और इसी के साथ क्लास को हम एंड भी करेंगे, ठीक है? और कुछ इंफॉर्मेशन सुन लेना, क्लास को एंड करने से पहले कुछ बातें सुन लेना। हाँ, तो क्या लिखा? Rutherford found that 1 alpha particle among 8000 alpha particles scat or deflect by more than 90 degree angle. चलिए, फिर इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में ही सेंड करते हैं। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है? थैंक यू, गुड डे, बाय।